हेलो, ठीक है। स्वागत है आप सभी का जीत साहित्य क्लासेस में। मैं हूं प्रांजल यादव और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जीत साहित्य क्लासेस आपके लिए ला रहा है एपी क्लासेस, जिसमें कि हम आपको सिर्फ पेपर 1 नहीं पेपर 2 भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, ताकि आपकी सफलता में हम अपना योगदान दे पाए। ठीक है, तो पेपर 1 में तो हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, जितना भी आपका एमपी का पोर्शन है, आईसीटी है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। एमपी की ए से लेके जेड तक जो भी आपके सिलेबस में सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें, अच्छे नंबर से आप लाएं, आपका सिलेक्शन आप ले सकें। और हम कोशिश करेंगे इतना अच्छा आपको पढ़ाएं कि आप सभी 40+ मार्क्स इसमें, क्या मतलब 40+ मार्क्स नहीं, 40+ ब्लंडर हो जाएगा, 40+ मार्क्स यदि आपने लिए तो 40+ क्वेश्चन आप सही करें, सो दैट आपका पेपर 1 इतना अच्छा जाए कि आपको फिर पेपर 2 में थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो भी जाए तो वो आपका सिलेक्शन की ओर आप आगे बढ़े। ठीक है, तो पेपर 1 हम बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 40+ क्वेश्चन हम सही कराएं। फिर रही पेपर 2 की बात, तो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाने वाले हैं वो है इंग्लिश, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ये बैच लॉन्च क्यों कर रहे हैं, आपको पता है, क्योंकि एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। और आपको सबको पता ही होगा, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी कैलेंडर वगैरह देखते रहते हैं, सबको पता ही होगा कि भाई एमपीपीएससी ने 3 चरणों में इस बार एग्जामिनेशन लेने वाला है, जिसमें एक तो अगस्त में आपकी जुलाई में होगी और 2 एग्जामिनेशन आपकी अगस्त में होगी। जुलाई की जो डेट है आपकी वो है आपकी 12 जुलाई, अगस्त की 2 अगस्त और 30 अगस्त आपकी डेट्स हैं। तो हमें अब पता नहीं कि वो 2 महीने में हमारी कौन सी डेट आ जाए, और हमारे पास समय बहुत कम बचा है, लगभग देखा जाए 6 महीना बचा है मैक्स टू मैक्स। और 6 महीने इतने बड़े पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए बहुत कम होता है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम जितने अच्छे से तैयारी कर सकें, जितनी जल्दी तैयारी कर सकें, हमें करना पड़ेगा, ताकि हम, क्योंकि ये जो एपी का जो सुनहरा मौका है वो पीएससी आपको बार बार नहीं देने वाली है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अभी वैकेंसी आ रही है लास्ट वैकेंसी देखा जाए तो क्रम में, उसके बाद शायद एपी की वैकेंसी को आने में काफी लंबा समय लग जाए, 5 से 6 साल ना आए। तो हमारे पास ये सुनहरा मौका है, तो इसका हम फायदा उठाएं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बहुत टाइमली कोचिंग ज्वाइन कर लेनी है और बहुत जल्दी मार्गदर्शन लेना शुरू कर देना है, ताकि हमारी जो तैयारी है वो सही दिशा में हो। हमें जो हमारा 6 महीने का जो टाइम मिला है उसको 1% भी वेस्ट नहीं करना है। हमें इतनी मेहनत करनी है कि हम एपी 1 के ही छोड़ेंगे। ठीक है, एपी पता है आपको बहुत ही डेजिग्नेटेड जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है और हेडेक नहीं है, बहुत शानदार जॉब प्रोफाइल है। तो हमें वो पानी है, बट हम कब पा पाएंगे, जब हम बहुत अच्छी दिशा में उसकी मेहनत करेंगे। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमें ज्वाइन कीजिए और हम आपकी सफलता में हमारा कंट्रीब्यूशन देने को तैयार हैं। हम बहुत अच्छी फैकल्टीज के द्वारा आपको तैयारी करवाने वाले हैं। मैंने कहा हम पेपर 1 भी पढ़ाएंगे, पेपर 2 भी पढ़ाएंगे। पेपर 2 के सब्जेक्ट्स मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जिसमें इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी, हिंदी साहित्य, मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट हमको पढ़ाने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि हम रिजिड नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन में पढ़ाएंगे ऑनलाइन में पढ़ाएंगे, भाई हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो मोड अच्छा लगे आप ज्वाइन करें, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन बेसिस में आए, क्योंकि आपको यहाँ मिलेगा एक बढ़िया एनवायरनमेंट, यहाँ पे इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं साथ में, तो आपको वो एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको कॉम्पिटेंसी फील होगी कि हाँ ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना है। तो वो एक जो एनवायरनमेंट की कमी होती है घर में, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हम कोशिश करें कि हम ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सके, बट इन केस हमारे रिसोर्सेस या हमारे कुछ ऐसे पर्सनल रीजन के कारण यदि हम ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाए तो ऑनलाइन तो बिल्कुल करें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जीत साहित्य क्लासेस को ज्वाइन करना है। और क्या फीचर्स रहेंगे ऐसे जो हम आपको देने वाले हैं, तो हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों आपको पढ़ाएंगे। ऑफलाइन में जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं उसमें हम कंप्लीट क्लासेस कराएंगे, वो कंप्लीट क्लासेस आपकी इसमें ऑनलाइन भी होगी और ऑफलाइन में भी होगी, लाइव क्लासेस चलेंगे आपकी। ठीक है, साथ ही दोनों मोड में आपके डाउट सेशंस रहेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे। ऑफलाइन में तो बिल्कुल आप 1 to 1 आके हमसे पूछ सकते हो। अब ऑनलाइन में कैसे करेंगे डाउट सॉल्विंग, तो चिंता मत करिए, जो टेक्नोलॉजी है उसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं और हम आपको जूम मीटिंग या गूगल मीट पर हम आपकी डाउट सॉल्विंग करेंगे, हम बकायदा सेशंस लेंगे। आपको कोई भी डाउट होता 1 to 1 वहां हमसे प्रश्न करके अपना प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। ठीक है, रही बात, तो हम टेस्ट सीरीज भी आपको देंगे, क्योंकि हमें पता है कि सफलता की कुंजी क्या है, प्रैक्टिस। हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रयत्न करेंगे, उतना आपका पेपर अच्छा होगा। वो कैसे होगा, जब हम आपको अच्छी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराएंगे। तो चिंता मत करिए, हम आपको बहुत शानदार टेस्ट सीरीज देने वाले हैं। और जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो होगी पूरा एमपीपीएससी को एनालिसिस करने के बाद, एमपीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, पीवाईक्यूज के आधार पर हम आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज देने, मतलब बहुत सारे टेस्ट देंगे, जिससे आपका जो आपकी
मतलब एबिलिटी है वो निखर जाएगी, आपके जो नॉलेज है वो निखर जाएगा और आप एमपीपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार बन पाएंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा। साथ ही हम कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम करें। ऐसा नहीं कि बस क्लास के 1 घंटे या 2 घंटे आपका और हमारा रिश्ता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंप्लीट मेंटरशिप रहेगी। आपको जब भी डाउट हो, आपको रात को लग रहा है कि अरे यार ये हमसे नहीं हो पा रहा है, यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे हमेशा अवेलेबल रहेंगे, फोन कॉल्स पर भी अवेलेबल रहेंगे। तो आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिल रही है। ठीक है, साथ ही अब जो हम बोल रहे हैं कि मैंने कहा कि हम रिजिड नहीं है, हम ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, तो हम मीडियम में भी रिजिड नहीं है। हम आपको हिंदी मीडियम में भी पढ़ाएंगे और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाएंगे और बिल्कुल सेपरेट उनके हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड कराएंगे इन ऑफलाइन बेजेस और पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कराएंगे आपको इन ऑनलाइन बेजेस। ठीक है, इन ऑनलाइन बेजेस। तो कुल मिला के आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, जुड़िए हमसे। आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है, जुड़िए हमसे। आपको नोट्स चाहिए तो आपको बिल्कुल यहाँ से मिल जाएंगे, हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में मिल जाएंगे। मतलब किसी तरह कोई वेरिएंट नहीं है, ऐसा कोई सा कारण नहीं है जिसके कारण आप जीत साहित्य क्लासेस को ज्वाइन ना कर पाए। और आप पूछेंगे मैम क्या आपकी कोचिंग सिलेक्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारी कोचिंग से हुए हैं। आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन देख सकते हैं। बस इतना सा है कि हम यूट्यूब पे थोड़ा सा भी धीरे, अब भी जस्ट आए हैं तो हमारे उतने ज्यादा आपको सब्सक्राइबर वगैरह नहीं दिखेंगे। आपको लगे कोचिंग नहीं है, बट ऐसा नहीं है। हम काफी समय से इंदौर में ऑफलाइन बैचेस चला रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे सिलेक्शंस है, वो सिलेक्शंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जीत साहित्य क्लासेस। ठीक है, और कोई भी डाउट हो आपको तो हमारा है से एड्रेस बकायदा क्या लिखा हुआ है, 226 सेकंड फ्लोर सुंदरम कॉम्प्लेक्स भवरकुआ मेन रोड इंदौर। ये हम बिल्कुल यहाँ हमारी कोचिंग लेकर बैठे हैं। आइए हमसे प्रश्न कीजिए, कोई भी डाउट हो आपको तो आपका डाउट सॉल्व हम बिल्कुल करेंगे। हमारे सिलेक्शन देखिए, हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे उनसे मिलिए, आके उनसे अपना बातचीत करिए कि क्या आपको जीत साहित्य क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ये है आपका कॉन्टेक्ट नंबर। यदि आप यहाँ नहीं आ सकते और आपको कोई भी ऐसा दिक्कत है कि आप प्रश्न करके मतलब हमसे बात करना चाहते हैं, तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट होगा तो वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। बैच की जानकारी को लेकर किसी भी जानकारी को, मतलब किसी भी चीज से संबंधित आपको कुछ भी प्रश्न हो, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए हो, तो बकायदा आप इस जो आपका नंबर है इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जीत साहित्य क्लासेस से तो शंखनाद कर दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना जल्दी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अपनी सफलता को पाने से अपने आप को उस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? और अब मैं आपको बता दूं कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सोशियोलॉजी। ठीक है, पेपर 1 भी पढ़ाऊंगी। पेपर 1 की कुछ यूनिट्स मैं पढ़ाने वाली हूँ, कुछ यूनिट्स हमारे बाकी टीचर्स पढ़ाएंगे। और वो इसलिए कि हम चाहते हैं कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट गाइडेंस मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कुछ ही पढ़ा रहा है। जिस सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट को हम पढ़ाया जाएगा। तो वैसे हमने पेपर 1 की भी यूनिट्स बांट रखी है कि भाई इनका ये यूनिट जो अच्छी है तो वो पढ़ाएंगे। साथ ही यूनिट जो पेपर 2 है वो मैं पढ़ाने वाली हूँ, प्रांजल यादव। ठीक है, आपके लिए तो सोशियोलॉजी में पढ़ाऊंगी। तो अब हम शुरू करेंगे सोशियोलॉजी को। मैंने आपको पहले पूरा सब कुछ बता दिया है कि जीत साहित्य क्लासेस क्या करने वाला है, और अब मैं आपको बताऊंगी कि हम सोशियोलॉजी में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो की जो सक्सेस होता है, एक तो बहुत सारे इसके पीवाईक्यूज लगाना, साथ ही उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो हम पहला जो हमारे होगा स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ेंगे, हम कहीं से भी कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम बढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम जो देखने वाले हैं हमारी पहली क्लास में, जो कि आपकी इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम देखेंगे सोशियोलॉजी के सिलेबस को, उसको अच्छे से समझेंगे कितना सिलेबस है, कैसे क्या करना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको पता होगा शायद से कि इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, जिसे 50 क्वेश्चन होते हैं आपके पेपर 1 के और 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के। और हर एक क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं? 4 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो कितने प्रश्न आने वाले हैं आपके पेपर 2 में? 150 प्रश्न आएंगे आपके अकेले सोशियोलॉजी से। बहुत बड़ा एक फैक्टर होगा आपके सिलेक्शन में। पेपर 2 150 क्वेश्चन बहुत अति होता है, 150 क्वेश्चन है लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो 150 क्वेश्चन अकेले सोशियोलॉजी से आ रहे हैं, आप ये सोचिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमको जमकर तैयारी करना है, और जो हमारे टीचर्स उनको मेंटरशिप दे रहे हैं उनसे वो मेंटरशिप अच्छे से लेनी है, उनका भरपूर फायदा उठाना है, उनसे इतने सारे क्वेश्चन करना है कि पूछो नहीं। ठीक है, क्लियर हो आप सभी को? तो अब हम आगे बढ़े, हम सिलेक्शन दे, हमारा सिलेबस देख लें। ठीक, तो आपके सोशियोलॉजी में मैंने कहा कितने 10 यूनिट्स आती हैं। तो पहली यूनिट ये है आपके सामने। ठीक, किस प्रकार से इस यूनिट में, तो ये जो आपकी इकाई नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में देखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है? समाजशास्त्र की अवधारणाएं। यदि हम इंग्लिश में देखें तो सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है आपकी यूनिट नंबर 1। इसमें क्या क्या है? तो नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स क्या होंगे, ये हमको पढ़ना है कि सोशियोलॉजी क्या है, कौन कौन से दृष्टिकोण है सोशियोलॉजी में समाज को देखने के, करने की, ये सब इसमें आने वाला है। साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट देखें तो कम्युनिटी क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है, एसोसिएशन क्या है, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज, जो कि हम सब पढ़ने वाले हैं। जो आपकी यूनिट नंबर 1 है ना,
वो देखा जाए तो सोशियोलॉजी की जो आत्मा होती है ना कि ये इनसे सोशियोलॉजी बनती है, वो है सब कुछ इसमें, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर, तो फिर क्या आ जाएगा, स्टेटस, रोल, मल्टीपल रोल्स, रोल सेट, स्टेटस सीक्वेंस, रोल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब कुछ है। और ये सब कुछ हम ये थिंकर संबंध है, ये सभी जो चीजें हैं ये थिंकर से दी, जैसे कि जीएच मीट की है, ठीक है, आरके मर्टन की है, वो सभी हमको पढ़ना है, ठीक। उसके बाद सोशल ग्रुप्स कौन कौन से हो गए आपके, तो मीनिंग टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये हमको पढ़ना है। प्राइमरी ग्रुप्स क्या होंगे, सेकेंडरी ग्रुप्स क्या होंगे, ठीक है। आपके फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप्स क्या होंगे, इन ग्रुप क्या होंगे, आउट ग्रुप क्या होंगे, सीएच को लेने दिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको पढ़ना है। तो ये क्या है आपका सोशियोलॉजी का यूनिट नंबर 1 है। सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हो गए, मैरिज, हमें पता है कि समाज में सामाजिक संस्थाएं होती हैं, वी ऑल नो, ठीक है। और सामाजिक, जैसे हमने कहा था ना कि एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है समाज शास्त्र में देखा जाए तो, क्योंकि हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो व्यक्ति है, व्यक्ति से ऊपर क्या है, परिवार, और ऐसे अनेकों परिवार मिलकर समाज का गठन करते हैं। तो वो जो समाज है उसकी एक संरचना है, उस संरचना को कौन निर्मित कर रही है, सामाजिक संस्थाएं निर्मित कर रही है। तो उनमें कौन है, मैरिज है, फैमिली है, एजुकेशन है, ठीक है, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, और फिर बाद में जो वर्ण है, आश्रम है। ये जो आपका अब एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ये वो वाली चीजें हैं सारी कि हमें पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है, आश्रम क्या है, कितने वर्ण होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। आश्रम कितने होते हैं, पुरुषार्थ कितने होते हैं, ऋण, यज्ञ हो गया आपका, ठीक है, संस्कार, 16 संस्कार हो गए। तो ये सभी चीजें हमको पढ़नी पड़ेगी और बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। यही सारी चीजें आपकी हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। मुख्य अवधारणाएं, समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्य हो गए हैं, परिस्थिति और भूमिका, विभिन्न भूमिकाएं, भूमिका पुंज, परिस्थिति पुंज, ठीक है, परिस्थिति क्रम, भूमिका, संघर्ष, अर्थ, ये सारे आपके भारतीय जो आपकी भारतीय ज्ञान परंपरा उसकी सारी टॉपिक्स लिखे हुए हैं। तो ये है आपका यूनिट नंबर 1। तो कुल मिला के देखा जाए तो यूनिट नंबर 1 में आपका कुछ टच है, नीचे वाले जो हेडिंग है उसमें क्या, भारतीय ज्ञान परंपरा का, साथ ही यदि ऊपर हम देखें तो समाजशास्त्र की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं वो इसमें दी गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यदि बेसिक्स हमको आएंगे तो हम समाजशास्त्र को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े। ये रहा आपका नेक्स्ट कौन सा, समाजीकरण। अब समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण किसी प्रोसेस है, ऐसे किसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ऐसा बच्चा जिसे कुछ नहीं आता है, एक जब बच्चे शिशु का जन्म होता है, जब उसे कुछ नहीं आता है ना, ठीक है। लेट मी ड्रिंक वाटर फर्स्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब आते हैं जो हमारी यूनिट नंबर 2 है, उसमें क्या है, समाजीकरण है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि समाजीकरण क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिशु को, जो कि अभी जस्ट इसका जन्म हुआ है, जिसको समाज के बारे में कुछ नहीं पता है, वो एक सिर्फ जीव की तरह है, उस जीव को समाज की संस्थाओं के बारे में, समाज के मूल्य के बारे में, वैल्यूज, नॉर्म्स, कल्चर, सबके बारे में धीरे धीरे समाज में रहकर जानकारी मिलती जाती है, वो उन चीजों को सीखते जाता है और फिर अंत में वो जाकर समाज के लिए एक उपयोगी मनुष्य बन पाता है, समाज को कंटिन्यूटी देने के लिए अपना योगदान दे पाता है। तो वही है क्या, समाजीकरण की, वह समाजीकरण वह है जिसमें समाज के बारे में व्यक्ति सीखता है, एक शिशु एक जीव से एक सामाजिक इंसान बन जाता है, सामाजिक व्यक्ति बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका समाजीकरण है, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमको देखनी थी। तो यहाँ पे समाजीकरण की जो भी चीजें सब देखेंगे हम, कौन कौन सी, जैसे कि समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, प्रत्याशा समाजीकरण, पूर्ण समाजीकरण, समाजीकरण के अभिकरण, समाजीकरण के सिद्धांत, ये सब कुछ है। इंग्लिश में यदि हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, पुनः सोशलाइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल्स हैं, तो क्रिमिनल्स का अपना एक माइंडसेट होता है, ठीक है। अब यदि हमें उनको सुधारना है तो हम क्या करते हैं, उनको फिर उनका पुनर्वास, मतलब वापस से उनको जेल में वो जाते हैं तो वहां उनका फिर से क्या होता है, रीसोशलाइजेशन होता है। उनके जो पुराने मूल्य हैं, पुरानी वैल्यूज हैं, उनको हटाकर नया कुछ उनके अंदर दिया जाता है, तो वो क्या हो गया आपका रीसोशलाइजेशन। जैसे कोई व्यक्ति मेंटली डिसेबल है तो उसको पागल खाने में क्या किया जाता है, आपसे रिसोशलाइज तो किया जाता है, ठीक है, मेंटल अजाइलम्स वगैरह में। तो वो सब चीजें क्या है आपकी रिसोशलाइजेशन है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जानबूझकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिला को, किसी लड़की को चीजें सिखाना कि तुमको ससुराल जाना है, अब इन चीजों को सीख लो, तो उसको जानबूझकर उस रोल के लिए रेडी किया जा रहा है, ठीक है। तो वो क्या, वो समाजीकरण किया जा रहा है, उसको चीजें सिखाई जा रही है, क्यों, क्योंकि आपको उस पद पर जाना है, उस पद की भूमिकाओं को आपको निभाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। देन एड सोशलाइजेशन, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है। थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये सबको पढ़ना है। थ्योरीज में से बोले सीएच को लेके है आपकी लुकिंग ग्लास थ्योरी, ठीक है। और फिर कौन सी आगे आपकी वामबाद थ्योरी है, टालकोट पार्सन की, तो ये सब चीजें हैं। देन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सोशल डिफरेंशिएशन, हायरार्की क्या होती है, स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तर, क्या समाज में कौन कौन से स्तर होते हैं वो हमको देखना है, तो सोशल डिफरेंस कौन से होते हैं, हायरार्की क्या होती है, इनइक्वालिटी क्या है, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या होंगे, कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब पता है ना।
कास्ट के आधार पर समाज विस्तारीकरण है, क्लास के आधार पर है मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, ये सब है, ठीक है। जेंडर है तो हम आमतौर पर देखा जाए तो महिला को कम आंका जाता है किसमें, पुरुषों की अपेक्षा, तो वो भी किस तरीके ही तो है समाज में देखा जाए तो, ठीक है, वो हो गया। देन एथनिक हो गए, थ्योरीज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो गई, सोशल मोबिलिटी हो गई। अब सोशल चेंज, समाज में किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं हमको वो भी देखना था, तो कॉन्सेप्ट्स एंड टाइप्स, इवोल्यूशन, डिफ्यूजन, प्रोग्रेस, रिवॉल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, थ्योरीज, लीनियर, साइक्लिक। लीनियर मतलब कि क्या, समाज सिर्फ एक के बाद उससे परिवर्तन आता रहता है कि समाज घूम फिर कर वापस उसी जगह आ जाता है, वो साइक्लिक हो गया कि समाज एक चरण से बढ़ता है, फिर आगे बढ़ा, फिर घूम फिर के वापस उसी चरण में वापस आ गया, कि ये क्या हो गया आपका, साइक्लिक हो गया। एक होता है लीनियर, कि समाज में एक बार जिस चीज से निकल गया फिर उससे वो आगे वापस नहीं आएगा, एक बार एक चरण क्रॉस कर लिया, फिर इस पर, फिर इस पर, फिर इस पर, तो ये लीनियर हो गया, मतलब वो एक दिशा में आगे बढ़ रहा है। बट साइक्लिक में क्या होता है कि घूम फिर कर हम वापस उसी चरण पे आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका साइक्लिक, लीनियर, तो ये हमको पढ़ना पड़ेगा, हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारे थिंकर्स जिनको हमको पढ़ना है, तभी जाके हम एपी बन पाएंगे। एपी बनना कोई इतना छोटा मोटा खेल थोड़े ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है, बहुत अति भी नहीं, बट एग्जाम ओरिएंटेड और अच्छे से, ठीक है, अति मेहनत भी नहीं करनी है और कम भी नहीं करनी, इतनी करनी कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक। उसके बाद क्या, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इंडियन सोसाइटी, पीपल ऑफ इंडिया, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड ट्राइबल। तो ये कुल मिला के भारतीय परिप्रेक्ष्य में चीजें दी गई हैं। और फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज कौन कौन से, दहेज हो गया आपका, ठीक है, हमने पढ़ा डाउरी, डाइवोर्स, इंटरजनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट की जो एक जनरेशन, एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, किस प्रकार से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो हमको देखना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, तो ये हमको पढ़ना है, आपकी यूनिट नंबर 2 हो गई है। अब देख लेते हैं यूनिट नंबर 3, तो ये हो गया आपकी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ थिंकर्स होंगे, जैसे रेटक्लिफ ब्राउन हो गया है, नाडेल हो गए हैं, ठीक है, फंक्शनल में मेलिनोस्की हो गया है, दुर्खीम हो गए, पार्सन साहब हो गए, मर्टन हो गए, ठीक है। इंटरेक्शनिस्ट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट मैक्स वेबर हो गए, ठीक है, विल्फ्रेडो पेरेटो हो गए। यहाँ पे यदि हम बात करें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की, तो जीएच मीड, ये कोमा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ब्लूमर यहाँ पर हो गए, डेरेनड्रॉफ हो गए किसी कॉन्फ्लिक्ट में, कार्ल मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, संघर्षवादी दृष्टिकोण से यदि हम सोचे तो कार्ल मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में यदि हम बात करें तो कौन कौन, आइडियोलॉजिकल हमारे पास आ गए हैं, जीएस गुरे, लुई ड्यूमेंटी, हमारे भारतीय समाजशास्त्री हैं, ठीक है, एमएन श्रीनिवास, एससी दुबे, बीआर अम्बेडकर, राधाकमल मुखर्जी। तो हमें कुल मिला के इंडियन तो पढ़ना ही, मतलब वेस्टर्न थिंकर्स को तो पढ़ना ही है, इंडियन को भी पढ़ना है, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया के समाजशास्त्रियों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है क्लियर। तो ये हो गई आपकी यूनिट नंबर 3। वही यदि हम देखें क्या यूनिट नंबर 4 आपकी, तो ये क्या हो गया आपकी पद्धति शास्त्र, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी, मतलब कुल मिलाकर थोड़ा रिसर्च वाला टॉपिक हो गया है ये, जो आपकी किसमें, यूजीसी नेट में, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, ठीक है, रिसर्च, वो है यहाँ पर, ये वाली यूनिट है देखा जाए तो, सब कुछ रिसर्च वाला ही है देखा जाए तो, ठीक है। नेचर ऑफ सोशल फिनोमेना, द साइंटिफिक मेथड, द प्रॉब्लम्स इन द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमेना, की कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि साइंस अलग है और सामाजिक जो सोशल विज्ञान है, जो सोशल साइंस है, वो अलग होता है। तो क्या डिफरेंस होगा, क्या सोशियोलॉजी भी एक साइंस है, सोशियोलॉजी को पढ़ने में कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है, ये सभी चीजें हमको यहाँ पर पढ़नी होगी, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स हमको पढ़ना है, संख्यात्मक की ऐसे कौन कौन से मेथड्स होंगे जिनके द्वारा आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, क्वांटिटी होगा इन नेचर में, क्वांटिटिव होगा इन नेचर में, तो वो संख्यात्मक डेटा होगा, 1-2 के फॉर्म में होगा, ऐसा होगा जिसको आप गिन सको, जिसको आप मेजर कर सको, जिसके आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू इसको आप एनालाइज कर सको। तो ऐसा डेटा कौन कौन सा होगा, तो वो हमको पढ़ना है, जैसे कि हो गया रिसर्च, सर्वे, डिजाइन एंड इट्स टाइप, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनायर, शेड्यूल, इंटरव्यू, ये सब क्या है आपकी, ये जो नीचे लिखी हुई है ये सब मेथड्स हैं आपकी डेटा कलेक्शन की, ठीक है। फिर क्वालिटेटिव, तो ऐसा कौन से तरीके होंगे जिनके द्वारा आप क्या करेंगे, गुणात्मक डेटा कलेक्ट करेंगे, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करेंगे। उसमें आगे क्या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि आप खुद जाके वहां पे पार्टिसिपेट करते हो। फॉर एग्जांपल आपको किसी ट्राइब्स का अध्ययन करना है तो आप क्या करेंगे, वहां जनजाति के बीच में जाकर, उनके जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वहां जाकर आप अध्ययन करोगे, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर हुआ। देन केस स्टडी पढ़ना है, कंटेंट एनालिसिस, किसी एक कंटेंट को बहुत अच्छे से अध्ययन करना, केस स्टडी में किसी एक घटना का बहुत मतलब गहन जाके अध्ययन करना, ठीक है। ओरल हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री हमको पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स इन सोशल रिसर्च, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन मोड, हमने नेट में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एनालिसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर यहाँ पे सोशियोमेट्री हो गया है आपका, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च एंड इथनोग्राफी। कोई मिला के आईसीटी को भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करके देखना है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, कि किस प्रकार से रिसर्च में आईसीटी को हम
हेल्प लेके, मतलब किस प्रकार से आईसीटी के हेल्प लेके हम रिसर्च को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपकी यूनिट नंबर 4। अब देखते हैं यूनिट नंबर 5 आपकी, जो कि किस चीज से संबंधित है, जो है कि आपके फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जो कि एक दृष्टिकोण है, एक पर्सपेक्टिव है समाज को पढ़ने का। प्रकार्यवाद, देखिए आप समाज में जो भी देख रहे हो, समाज में वो संस्था हो, नॉर्म्स हो, वैल्यूज हो, अगर इनइक्वालिटी भी है तो आप इस प्रकार से देख रहे हो कि समाज के भले के लिए ही है। मतलब आप इतने पॉजिटिव हो जाते हो प्रकार्यवाद में कि समाज में गलत चीज भी आपको अच्छी दिखती है कि हाँ ये तो समाज के भले के लिए ही है। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका इमाइल दुर्खीम का सुसाइड। और सुसाइड तो हम क्या मानते हैं कि समाज के लिए अच्छी नहीं है, बट इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि नहीं भाई, सुसाइड भी अच्छी है यदि वो एक सीमित मात्रा तक समाज में हो रही है तो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक फंक्शनल पर्सपेक्टिव हो गया समाज को देखने का। ठीक, तो कौन कौन सा हो गया, नियो फंक्शनलिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म, अलेक्जेंडर हो गया, हेबरमास हो गए, अल्थुसर हो गया। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरेशन एंड पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, गेडेंस, डेरिडा, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जैसे डेवलपमेंटल, पॉपुलेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, स्लम्स हो गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, एम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीति आयोग, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये सब हमारे इंडिया के भी हैं कुछ चीजें, क्योंकि अब हमें फंक्शनलिज्म देख रहे हैं तो क्या जो समाज में चीजें हो रही है वो समाज के लिए भले की है, वो हमको देखना है यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे जो डेवियांस, जो विचलन आ रहा है समाज में, डेवियांस एंड रिफॉर्म्स, क्राइम, डेलिक्वेंसी, जो छोटे बच्चे करते हैं, जो माइनस करते हैं वो डेलिक्वेंसी में आ गया, व्हाइट कॉलर क्राइम सुदरलैंड ने दिया है। ठीक है, करप्शन, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ क्राइम, ड्रग एडिक्शन, सुइसाइड, यहाँ पे पढ़ेंगे इमाइल दुर्खीम को अभी जो मैंने आपसे कहा। ठीक है, उसके बाद करंट डिबेट्स में यदि हम देखें तो ट्रेडिशनल मॉडर्निटी इन इंडिया, कि जो हम लड़ते हैं ना कि ट्रेडिशन को माने कि मॉडर्निटी को माने, वो सब भी हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, सेक्युलरिज्म, प्लूरलिज्म एंड नेशन बिल्डिंग, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ हमारे टॉपिक्स है फ्रॉम द यूनिट नंबर 5, और ये है आपका हिंदी में प्रकार्यवाद यूनिट नंबर 5 का। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम ये भी पढ़ने वाले हैं। और हम अब यहाँ पे यूनिट थी तो मैंने इस प्रकार से नहीं लिखा इसको, बट जब हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम कोर्स को शुरू करेंगे तो हम 1 बाय 1 से एक लाइन आपकी इंग्लिश में लिखिए, फिर नीचे हिंदी में लिखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको हैंड टू हैंड वहीं पे पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बढ़े आगे नंबर यूनिट नंबर 6 आपकी, ये आपकी रूरल सोशियोलॉजी है, ग्रामीण समाजशास्त्र। तो इसमें क्या क्या है, ग्रामीण समाज की अध्ययन पद्धतियां, ग्रामीण तथा नगरीय अंतर, ग्रामीणवाद, नगरीयवाद, कृषक संबंधी अध्ययन। तब ग्रामीणवाद क्या है, नगरीयवाद क्या है, कृषक और मतलब कृषक जो पीसेंट है उसकी स्टडी हमको पढ़ना है, पीसेंट समझ कौन कौन सी स्टडीज हो चुकी है, किस किसने क्या क्या बोला है, वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, फिर कृषि संबंधी संस्थाएं, भूमि स्वामित्व एवं इसके प्रकार, कृषक अंतः संबंध एवं उत्पाद के तरीकों पर चर्चा, जजमानी व्यवस्था। ठीक है, विलियम बाइजर, देन जजमानी अंतर संबंध, कृषि में वर्ग व्यवस्था, ये सबको पढ़ना है। बहुत सारे डीएम मजुमदार वगैरह ने, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे थिंकर्स जिन्होंने इसकी मतलब बताया है कौन कौन सी वर्ग व्यवस्था है। ठीक है, साथ ही ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कौन से आपका पंचायती राज सिस्टम, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, वो हमको पढ़ना है यहाँ पर। उसके बाद सामाजिक मुद्दे एवं ग्रामीण विकास की रूप नीतियां, बंधुआ एवं प्रवासी मजदूर जो है हमारे पास, वो पढ़ना है। दरिद्रीकरण एवं गैर किसानीकरण, कृषक असंतोष, कृषक आंदोलन, ये सभी कुल मिला के विलेज। अब विलेज में हमें पता है कि जो मेजर ऑक्यूपेशन है वो क्या है भाई, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर कौन कर रहा है, तो कृषि का मतलब किसान कर रहा है। अब किसान से संबंधित जो भी चीजें हैं वो हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 5, 5th 6th में। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर आगे आपकी यूनिट नंबर 7, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आपका उद्योग एवं समाज। ठीक है, क्या है इसमें, उद्योग एवं समाज, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। तो क्या पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन द क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, डिवीजन ऑफ लेबर, इमाइल दुर्खीम हमको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, पहले किसने दिया था डिवीजन ऑफ लेबर, एडम स्मिथ ने, फिर इमाइल दुर्खीम ने उसको समाजशास्त्र में बताया। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर। ठीक है, रैशनलिटी, मैक्स वेबर, प्रोडक्शन रिलेशन, सरप्लस वैल्यू, कार्ल मार्क्स, एलिनेशन, कार्ल मार्क्स, ये सब हमको पढ़ना है। ठीक है, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, फैक्ट्री एंड सोशल सिस्टम, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री, इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री और सोसाइटी, की इंडस्ट्री का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा और समाज का इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा, ये सब हमको पढ़ना है। साथ ही इंडस्ट्रियल रिलेशंस हमको पढ़नी है, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ लेबर, चेंजिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, जैसे कि आज होता है ना कि आजकल लेबर से संबंधित जो कर्मचारी उनको लेकर बहुत सारे लॉज आ गए, वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना है कि कौन कौन से यदि उनको कोई दिक्कत हो तो क्या करेंगे, वो किस प्रकार से अपना अच्छा करवा सकते हैं, वो सब देखना है यहाँ पे। ठीक है, साथ ही ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, क्वालिटी सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, ये पढ़ना है हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर। उसके बाद क्या, industrialization and social change in India, impact of industrialization on family, education stratification, class and class conflict in industrial society, obstacles and limitations of industrialization, ये सब पढ़ना है हमको। साथ ही challenges of globalization की कौन कौन से वैश्वीकरण करने के कारण कौन कौन सी समस्या आ चुकी है, इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी की जो अब समाजशास्त्र क्या, हम जैसे समाजशास्त्र जो उद्गम हुआ वो तो कहाँ हुआ है,
वेस्टर्न में, ठीक है, फ्रांस में हुआ है। तो क्या आप समाजशास्त्र को हम वैसे ही पढ़ लें, क्या हमारे समाज का अध्ययन हम वैसे ही कर लें जैसे फ्रांस के लोग कर रहे हैं? नहीं भाई, क्योंकि भारत अलग है, तो हमें इंडियनाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी करना पड़ेगा, हमें समाजशास्त्र को भारत के अनुसार मोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम उसको भारत के जो समाज है उसका अध्ययन ठीक तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि भारत और फ्रांस में बहुत अंतर है। तो हम सेम मेथोलॉजी से, सेम तरीके से भारत को नहीं पढ़ सकते, हाँ या ना, वो हमको यहाँ पर देखना है। तो कुल मिला के ये सारे आपके यूनिट नंबर 8 आपके 7 अभी कंप्लीट, मतलब यहाँ पे हम पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 8 में क्या है आपके, इसमें विकास का समाजशास्त्र, ठीक है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव देखना है इसमें ऑन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, आपको सभी को पता है ये सब चीजें। उसके बाद क्या, थ्योरीज ऑफ अंडर डेवलपमेंट, लिबरल मार्क्स वेबर, ठीक है, फिर गुनार मेडल हो गया हमारे पास। उसके बाद पार्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में देखें तो मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। सामाजिक संरचना की बात करें हम तो सोशल स्ट्रक्चर एज अ फैसिलिटेटर, इनहिबिटर, डेवलपमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हमको पढ़नी है। देन यदि हम देखें तो कल्चर एंड डेवलपमेंट, कल्चर से एड, इम्पेडिमेंट, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मतलब कोई मिला के विकास को लेकर, जैसे हमको पता विकास कैसे हुआ होगा, तो या तो उस देश में प्राइवेटाइजेशन आया होगा, या ग्लोबलाइजेशन हुआ होगा, या उनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई होगी। तो क्या हम विकास को किस प्रकार से देख सकते हैं, क्या हम विकास को सस्टेनेबल देखें, क्या हम विकास को पैसों से माने, क्या हम विकास को ह्यूमन की कैपेबिलिटीज से माने, तो ये सब कुछ हमको पढ़ना है कहाँ, इस यूनिट में, जो कि यूनिट नंबर आपकी 8, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या? हाँ, आई थिंक फास्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, बस चलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका यूनिट नंबर 9, जो कि क्या है आपका, पॉपुलेशन एंड सोसाइटी, या क्या बोलेंगे, जनसंख्या एवं समाज। अब जनसंख्या, हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं भाई, और समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो समाजशास्त्र में लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों से ही तो समाज बनी है। अब कहीं किसी समाज में जनसंख्या ज्यादा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कम है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे, यदि किसी समाज में मातृ मृत्यु दर अधिक है तो वो समाज कैसी होगी, कम है तो वो समाज कैसी होगी, उसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, बाकी लिटरेसी क्या काम कर रही है, लिटरेसी कम है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब कुछ पढ़ना है, इसमें हमें इसे पढ़ना है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत, ठीक है, मार्क्सवादी जनांकीय परिवर्तन देखना है, भारत में जनसंख्या वृद्धि एवं वितरण सन 1901 से भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं प्रभाव, अवधारणाएं, उत्पादकता, ठीक है, मृत्यु दर हो गया हमारे पास। उसके बाद आयु तथा लिंग की संरचना, इसके परिणाम, उत्पादकता के निर्धारक, मृत्यु दर के निर्धारक, शिशु, बाल एवं मातृ मृत्यु दर, ठीक है। तो ये सब हमको हम लोग पढ़ना है, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया ना कि हर चीज का प्रभाव क्या पड़ रहा है समाज के ऊपर, वो हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद क्या देखना है, जनसंख्या में विकास, विकास के अवरोध एवं मानव संसाधन के रूप में जनसंख्या, मतलब जो जनसंख्या है, क्योंकि लोग क्या है, लोग भी तो एक संसाधन ही है, हम पढ़ते हैं ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, तो वो किस प्रकार से है, वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सामाजिक सांस्कृतिक कारक, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नीति, समस्या एवं परिप्रेक्ष्य, जनसंख्या शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, ये सब कुछ हमको यहाँ पे पढ़ना है। और लीस्ट आपकी जो आएगी वो यूनिट है आपकी सोशल सिनेरियो ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि हम जो एग्जाम देने वाले हैं वो हम कहाँ की देने वाले हैं, वो हम देने वाले हैं हमारे प्यारे मध्य प्रदेश की। अब मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है, एमपीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी। अब पॉसिबल है कि एमपीपीएससी मध्य प्रदेश का समाजशास्त्र ना पूछे, मध्य प्रदेश के समाज के बारे में ना पूछे, बिल्कुल पूछेगी, तो वो हमको पढ़ना है यूनिट नंबर 10 में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये अच्छी बात ये है कि ये जो यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 10, वो पेपर 1 में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा सिमिलरिटी खाती है, क्योंकि ट्राइस वाला जो पोर्शन है यूनिट नंबर आपके पेपर 1 में यूनिट नंबर 5, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी मैच खाती है, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है। तो क्या हो गया आपकी, ये पंचायती राज सिस्टम पढ़ना इन मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर 3 टायर सिस्टम, राज सिस्टम, ठीक है, रोल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत राज, ठीक है, रूरल लीडरशिप हो गई है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, ये सब कुछ हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। साथ ही देखा जाए तो ट्राइबल सोसाइटी इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ट्राइबल सोसाइटी इन मध्य प्रदेश, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स ऑफ ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, किस प्रकार से को मध्य प्रदेश ऐसा देश है, ऐसा प्रदेश है जहां पर देश की, हमारे भारत देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी रहती है, जबसे सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या वाली आबादी रहती है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा पोर्शन है किसका, जनजाति का, मध्य प्रदेश में। जनजाति को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमें पता है कि समाजशास्त्र में जनजाति का एक अलग ही सेगमेंट है, देखा जाए तो, कि ये जनजाति कैसी है, इसका अध्ययन किसने किया है, इनका अध्ययन किसने किया, सब कुछ हमको अच्छे से पढ़ना होता है, तो वो हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ। रोल ऑफ एनजीओस इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये डांस, आर्ट, फेस्टिवल्स, ये बढ़ रहा है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में कौन से फोक डांस है, कौन से डांस है, कौन सा
सिंगिंग है, आर्ट कौन सा है, ठीक है, वो सब कुछ हमको यहाँ पे पढ़ना है। जिन्होंने पीएससी की होगी ना उनको पता है कि ये बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है, इसको तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पीएससी प्रश्न पूछेगी, वो निश्चित है कि पूछेगी, ठीक। उसके बाद क्या, रोल ऑफ एनजीओ इन मध्य प्रदेश, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2010 हो गया है, डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, पॉपुलेशन ग्रोथ, जो डेमोग्राफी हमने पहले इंडिया लेवल पे देखी वो हमको मध्य प्रदेश में भी देखनी है, ठीक है। तो ये होता है आपका पूरा सिलेबस, हमने डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो सुनहरा मौका है किसका, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, ये बार बार नहीं आएगा, तो इसको लेट लतीफी में ना गवाएं, समय से अपनी तैयारी शुरू कर दें। और यदि आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाएंगे तो कोचिंग का सहायता ले लें, और प्लीज मतलब कोचिंग सहायता ले लीजिए। और जीत साहित्य अकेडमी, जो जीत साहित्य क्लासेस है, वो आपकी सफलता में चाहती कि अपना योगदान दे, तो आप लोग आके ज्वाइन करें। आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही एक बता दिया है कि ये है आपका नंबर, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास को देखें, आके देखें क्लास का माहौल कैसा क्या है, कितने क्या बच्चे हैं और किस प्रकार से चीजें होने वाली हैं, तो आप बकायदा ये जो एड्रेस है आपका 226 सेकंड फ्लोर सुंदरम कॉम्प्लेक्स, भवरकुआ मेन रोड, इंदौर, तो यहाँ आकर आप पूछ सकते हैं। और आपको लगता है कि आप नहीं आ पाएंगे तो आप बिल्कुल कॉल करिए, ठीक है। हम यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस लेंगे, बाकी तो हमारी जो क्लासेस रहेंगी हमारी ऐप पर ही रहेंगी, तो आप वहां से कोर्स परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यूट्यूब पर भी क्लासेस चलेंगी और जो मेन जो कोर्सेज रहेंगे वो आपके एप्लीकेशन पे भी रहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि एपी बनने का सुनहरा मौका बार बार आपको नहीं मिलेगा। मार्क माय वर्ड, ये पीएससी है, ये बार बार वैकेंसी नहीं लाएगी। आपको ये पता हो कि अभी 2-3 साल के सिनेरियो में ही बैक टू बैक एपी की एग्जाम से नेशन आई है, उसके बाद पहले भी नहीं आई थी, और अब फिर क्योंकि भर्ती कंप्लीट होने वाली है, जो कुछ पद थे 4000 प्लस पद, तो भर्ती होने वाली है, लास्ट चरण है देखा जाए तो। इसके बाद फिर वैकेंसी आने में 5-6 साल फिर गए आपके, ठीक है। तो हमें अब 5-6 साल वाला पंचवर्षीय योजना पे काम नहीं करना है, हमें टाइम से कोचिंग ज्वाइन करनी है और अपनी तैयारी करनी है। सो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी सफलता के लिए और विलंब ना लगाएं, समय से कोचिंग ज्वाइन करें, ठीक है। और मैंने आपको नंबर बता दिया है, एड्रेस बता दिया है, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम हमारी क्लास में आपको देने वाले हैं, तो वो मैंने आपको बता दी है। और अब बहुत जल्दी ही हम पेपर 1 और सोशियोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करने, मतलब कल से डल जाएंगी क्लासेस हमारी, तो आप लोग देखिए, ठीक है। और फिर भी आपको डेमो देखने के बाद आपको लगता है कि भाई हमें ज्वाइन करना चाहिए, तो बिल्कुल आप आ सकते हो, बिना किसी डाउट के इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस एड्रेस पे आके इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी क्लासेस के साथ। जय हिंद।